नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी जानी मानी टेक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बारे में। यहाँ एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, अंडरकवर पुलिस, एक कॉर्पोरेट जायंट और एक चौंकाने वाला स्कैंडल। कहानी में ये सब कुछ है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। देखिए, टीसीएस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की कॉरपोरेट दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, एक पहचान है। और इसीलिए जब यहाँ पर कोई स्कैंडल होता है तो वो सिर्फ एक कंपनी की खबर नहीं रहती, वो पूरे देश का मुद्दा बन जाता है। ये आंकड़े देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है। 1968 में शुरू हुई थी और आज 46 से भी ज्यादा देशों में इसका कामकाज फैला हुआ है। और कर्मचारी करीब करीब 6 लाख लोग। मतलब जब इतने बड़े स्केल की कंपनी में कुछ गलत होता है ना, तो उसका असर भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो कंपनी के स्केल की बात हो गई। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर टीसीएस के नासिक ऑफिस में ऐसा क्या हुआ, कर्मचारियों पर आरोप क्या लगे हैं? और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा मामला बिल्कुल नहीं है। जो आरोप लगे हैं उनकी लिस्ट काफी लंबी और बहुत ही गंभीर है। यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल, मेंटल हैरासमेंट, पीछा करना और तो और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने तक के इल्जाम लगाए गए हैं। इन्हीं सब आरोपों के बेस पर पुलिस ने 9 एफआईआर्स दर्ज की हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब कोई 1-2 दिन की घटना नहीं थी। इस टाइमलाइन को देखिए। आरोप है कि ये सिलसिला 2022 से ही शुरू हो गया था। मतलब कई सालों तक ये सब चलता रहा और आखिर में जाकर फरवरी 2026 में ये मामला पुलिस तक पहुंच पाया। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आता है। पुलिस के पास मामला तो आ गया, लेकिन सच सामने कैसे लाया जाए? तो पुलिस ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लगता है। ऐसा कुछ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी विक्टिम्स का भरोसा जीतना। जैसा कि यहाँ लिखा है, अक्सर क्या होता है कि परिवार की इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब वजहों से पीड़ित सामने आने से डरते हैं, चुप रह जाते हैं। पुलिस का सबसे पहला काम था इसी चुप्पी को तोड़ना। और इसी के लिए पुलिस ने चलाया 40 दिन का एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन। महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने सफाई कर्मचारी और दूसरे सपोर्ट स्टाफ बनकर टीसीएस ऑफिस में एंट्री ली। और 40 दिनों तक उन्होंने अंदर रहकर सीधे सीधे सबूत इकट्ठा किए। ये एक बहुत ही दालजी और सूझबूझ भरा कदम था और इसी की वजह से आगे चलकर गिरफ्तारियां भी हुईं। तो ऑपरेशन तो हो गया। अब देखते हैं कि इस पूरी जांच का नतीजा क्या निकला और इससे बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम पर क्या सवाल खड़े होते हैं। इस ऑपरेशन का नतीजा ये हुआ कि एक सीनियर एचआर मैनेजर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन पर सीधे सीधे आरोप हैं। हालांकि जो कथित रिंग लीडर है निदा खान, वो अभी भी फरार बताई जा रही है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। भारत में पॉश एक्ट है, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। इस कानून के हिसाब से हर कंपनी के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनाना जरूरी है। तो कानून तो है, कमेटी भी होनी चाहिए, लेकिन ये नंबर देखिए, 78। जांच में अब 78 ईमेल्स और चैट्स शामिल हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी का जो इंटरनल सिस्टम था, वो इन शिकायतों को हैंडल करने में शायद नाकाम रहा। ये एक बहुत बड़ी सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा करता है। तो ये मामला सिर्फ एक कंपनी या कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। अब ये केस एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी पर, कंपनियों की जिम्मेदारी पर और भारत के कानूनों पर। और अब तो ये मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मतलब अब ये एक नेशनल लेवल का मुद्दा है। मांग ये उठ रही है कि वर्कप्लेस पर कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए जो कानून है, उन्हें और ज्यादा सख्त और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। जो सोर्स मटेरियल है वो इस पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तुलना भी पेश करता है। उनका कहना है कि भारत एक सेक्युलर देश है, तो यहाँ इस मामले पर 9 एफआईआर हुई, सार्वजनिक बहस हो रही है। वहीं सोर्स का ये विश्लेषण है कि अगर पाकिस्तान में धर्म से जुड़ा ऐसा ही कोई मामला होता तो उसे ईश निंदा के तौर पर देखा जा सकता था, जिसकी सजा मौत तक हो सकती है। ये बस सोर्स का एक तुलनात्मक नजरिया है। और आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी घटनाओं के लिए असल में जिम्मेदार है कौन?
क्या ये सिर्फ कंपनी का फेलियर है, या हमारे कानूनों में कोई कमी है, या फिर ये हमारे समाज की किसी गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।